नमस्कार दोस्तों। हम सल्तनत कालीन राजस्व प्रशासन पे बात करेंगे। आज हमारा प्रशासन पूरा हो जाएगा और इसके बाद कल से हम इसकी सल्तनत कालीन संस्कृति पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रशासन में सबसे लास्ट में हम राजस्व प्रशासन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए राजस्व प्रशासन का मतलब ये होता है कि सल्तनत काल के अंदर रेवेन्यू के सोर्सेस क्या थे, राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था और कहाँ कहाँ पे व्यय होता था, किस प्रकार से सिस्टम चलता था, कौन वसूल करता था, ये सारी चीजें चलती कैसे थी। ठीक है, तो अगर अपन राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व के कई सारे स्रोत थे। ठीक है, जिनमें से सबसे अहम कोई स्रोत था तो वो था आपके भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं। भारत की आजादी से पहले किसी भी सरकार रही हो, चाहे वो राजतंत्रों की सरकार रही हो, चाहे वो आपके मुगलों की सत्ता रही हो, चाहे वो आपके सल्तनत की सत्ता रही हो, चाहे वो आपके ब्रिटिश सत्ता रही हो, हर प्रकार से हर काल में राजस्व का हमेशा से अहम स्रोत लैंड रेवेन्यू रहा है। किसानों से विभिन्न प्रकार की लगान, कर, लाग, बाग वसूल किए जाते थे और उसी से सरकारों के खर्चे चलते थे, व्यय चलता था। आजादी के बाद से कई टाइप के टैक्स हो गए, इनकम टैक्स, अब वर्तमान में कोई जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। आजादी से पहले ये सिस्टम नहीं था, बल्कि लैंड रेवेन्यू होता था पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी चीजें, बाकी खर्चे इतने नहीं होते थे, इतने आय के स्रोत नहीं थे। आय का मेन स्रोत कोई था तो वो था भू राजस्व। ठीक है, हालांकि सल्तनत काल में राजस्व के कई स्रोत थे, जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि जो शरीयत के अनुसार जो चारों टैक्स हैं, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, ये चारों हम समझ चुके हैं। मैं आपको पहले एक पूरे वीडियोस में मैंने समझा दिए थे। मैंने ये वीडियोस फिरोजा तुगलक के काल में, आपको याद हो तो पढ़ाया था, वापस देख लेना। उन 4 करों के अलावा भू राजस्व सबसे अहम था, जो किसानों से वसूला जाता था। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन हम ये लिखेंगे कि सल्तनत काल में राजस्व के अनेक स्रोत थे। ठीक है, कई स्रोत थे और उनमें से जैसे हम नाम लिखे कुछ, तो शरीयत के चारों कर, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो मैं ज़्यादा इस पे नहीं लिखूंगा, खाली नाम ही लिखूंगा। जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। ठीक है, ये एक प्रकार से इनसे इतनी आमदनी नहीं होती थी जितनी हम राज्य के जो खर्चे होते थे, खर्चों के बराबर इसकी आमदनी नहीं थी। और इसके अलावा भी कई सारे कर थे। और दूसरा जो सबसे अहम था, सबसे मुख्य था, वो था भू राजस्व। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। तो सल्तनत में राजस्व के अनेक स्रोत थे, जिसमें से शरीयत के चारों कर और भू राजस्व प्रमुख थे। भू राजस्व के संबंध में क्या बातें हैं, उसमें हम 2 चीजें देखेंगे। एक मिनट, इसको अलग स्लाइड में ले लेते हैं। भू राजस्व सबसे हम पहले थोड़ा सा इसका एक परिचय करेंगे और उसके बाद में भू राजस्व को एक प्रकार से किस तरीके से वसूला जाता था, तो वसूली की पद्धतियां जो थी, या यूं कहिए कि निर्धारण का तरीका पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका निर्धारण होता था। और इसके अलावा भूमि के कौन कौन से प्रकार थे। ठीक है, भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, तो 3 टाइप से हम पढ़ेंगे। बाकी चीजें जो है
हमने हर शासक के साथ साथ ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे इल्तुतमिश के राजस्व सुधार, बलबन के राजस्व सुधार, तुगलक के राजस्व सुधार, खिलजी के राजस्व सुधार। तो ऑलरेडी सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस कुछ बातें शेष रही हुई है, वो बातें हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भू राजस्व का एक सामान्य सा परिचय कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे देखते हैं। ठीक है, भू राजस्व। अब देखो, भू राजस्व में हमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत यही था। ठीक है, राजस्व का ठीक है, राजस्व का सर्वप्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ये बहुत आसान सवाल हो जाता है, ऐसा सवाल जनरली पूछते नहीं आजकल, क्योंकि ये कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है इसका, इसमें कुछ भी जटिलता नहीं है, बहुत ही सामान्य प्रश्नों में से एक माना जाएगा कि भू राजस्व का राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था। अब इसे वसूल करने के लिए आमिल नामक एक अधिकारी नियुक्त रहता था, जिसे वसूल करने हेतु आमिल नामक अधिकारी रहता था। कई सारे अधिकारी थे, इसका कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछते हैं कि आमिल का कार्य क्या था। तो आमिल जो है वो भू राजस्व वसूल करने का एक प्रकार से क्या था, अधिकारी था। अब यहाँ पे यूं कहिए कि एक एकरूपता का अभाव था, जो यूनिफॉर्मिटी होती है उसका बड़ा अभाव था। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि सल्तनत का इतना बड़ा जो राज्य था उसमें ऐसा नहीं था कि हर जगह समान रूप से निर्धारण होता था, समान रूप से टैक्स की रेट होती थी, समान रूप से पद्धति होती थी, ऐसी एक रूपता नहीं थी। तो इस विशाल साम्राज्य में भिन्न भिन्न तरीकों से राजस्व वसूल किया जाता था, भिन्न भिन्न मात्राएं थी, भिन्न भिन्न तरीके से इसको लागू किया गया था। ये बातें इसलिए हम लिख रहे हैं कि कई बार ऐसी परीक्षा में सवाल आता है कि सल्तनत कालीन राज्य में एक प्रकार से भू राजस्व की जितनी भी प्रणालियां हैं उनमें एक रूपता पाई जाती थी, तो वो कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अधिकारी रहता था। इस समय भू राजस्व व्यवस्था में एक रूपता का क्या था, अभाव था। एक रूपता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, भिन्न भिन्न तरीकों से एक प्रकार से टैक्स वसूला जाता था और भिन्न भिन्न यूं कहिए कि विधियां थी उस समय प्रचलन में, कोई एक आदि विधि नहीं थी। ठीक है, और राजस्व संकलन का संपूर्ण कार्य तसर्रुफ कहलाता था। ठीक है, ये सामान्य कुछ शब्दावली है जो मैं आपको इस पूरी परिभाषा परिचय के साथ साथ में लिखना चाह रहा हूँ, ताकि आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो क्या फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, कई बार रटने की दिक्कत आती है, तो ऐसी ना आए इसलिए मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, अब किताब उल खराज नाम से किताब चली थी मध्य एशिया में, पूरी प्रणाली उस पर आधारित थी। ठीक है, तो एक लास्ट परिचय में ये लिख लेते हैं, फिर बात खत्म हो जाएगी। सल्तनत
काल की भू राजस्व प्रणाली खराज के नियमों व सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है। अली याकूब कृत है पुस्तक ये, थोड़ा सा वैसे पूछते कोई नहीं है फिर भी। अली याकूब कृत पुस्तक की रचना किसने की थी? अली याकूब ने की थी। उसके सिद्धांतों पर ये पूरा का पूरा राजस्व प्रणाली आधारित थी। कई बार नेट में या फिर प्रोफेसर में पूछ लेते हैं कि सल्तनत कालीन भू राजस्व नीतियों का विवरण या भू राजस्व नीतियां जो है वो कौन से किस ग्रंथ के सिद्धांतों पर आधारित है, तो अली याकूब कृत किताब उल खराज के सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, तो ये भू राजस्व का एक सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन था और जिसके जरिए हमें पता चला कि किस प्रकार से कैसी चीजें होती थी। अब दूसरा बिंदु आता है कि किस तरह से भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था, ये परिचय हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका निर्धारण बता देता हूं, फिर हम भूमि के प्रकार समझते हैं। भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता था। ठीक है, देखो निर्धारण के लिए भी अलग अलग पद्धतियां थी। मैंने कहा ना एक रूपता का बड़ा अभाव था इस समय। जैसे कई सारी जगह पे बंटाई पद्धति थी जिसमें आपके खेत के अंदर अगर जो फसल खड़ी है उस फसल को बांट लिया जाता था। कई बार फसल कटने के बाद में बिना भूसे को, अनाज और भूसे को अलग किए हुए जो खलिहान में फसलें होती थी जो होता था उसको बांट लिया जाता था, या कई बार आपके अनाज को अलग से बांट लिया जाता था। तो अलग अलग तरीके से बंटाई पद्धति, इसे नस्क पद्धति भी कहते हैं, इसे गला बंटाई भी कहते हैं। तो इस तरह से बंटाई प्रणाली काफी कॉमन थी उस समय। मसाहत भी प्रणाली भी होती थी इस समय, है ना। कई सारी प्रणालियां थी जिसके बेस पे भू राजस्व को एक प्रकार से तय किया जाता था। तो हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे कि इस समय भू राजस्व निर्धारण की अनेक प्रणालियां प्रचलन में थी। ठीक है, अनेक प्रणालियां प्रचलन में थी। उनमें से कुछ प्रणालियों के नाम हम यहाँ लिखेंगे और न केवल नाम बल्कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी। बंटाई प्रणाली, ठीक है। बंटाई प्रणाली का क्या मतलब होता है? बंटाई का मतलब होता है बांटना। ठीक है, बांटने का मतलब ये होता है जैसे कोई किसान है और उसका खेत है, उस खेत में जैसे मान लो कि 2 बीघा खेत है या 1 बीघा खेत है, तो उसमें तय कर लिया जाता था इस 1 बीघे का 1/3 हिस्सा जो है ये फसल मेरी रहेगी और इस पूरे बाकी के क्षेत्र की फसल किसान की रहेगी। जैसे फसल होती थी कर अधिकारी आता था और उस हिस्से की फसल को वो ले जाता था। इस तरह से लंक बटाई होती थी। ठीक है, तो बटाई कई प्रकार की होती थी उस समय। तो बटाई का मतलब था कि खेत की फसल को बांटना या अनाज को बांटना। तो इस तरह से बांट दिया जाता था। तो एक हिस्सा किसान का
एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा राजा का हो जाता था, शेष हिस्सा सारा किसान का रहता था। इसमें एक फायदा भी था। फायदा ये था कि जैसे अकाल जैसी स्थिति में दोनों को यूं कहिए कि जो क्षति होती थी, जो नुकसान होता था, वो नुकसान दोनों ही वहन कर लेते थे। क्योंकि अकाल पड़ा तो जो जैसे कोई किसी क्षेत्र में अगर निर्धारित टैक्स की दर है कि भाई आपको 10 बोरी अनाज देना ही देना है, तो अकाल की स्थिति में ये बड़ी स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन अगर बंटाई व्यवस्था करी हुई है तो अकाल की स्थिति में जो भी नुकसान होता था दोनों वहन करते थे। जब फायदा होता था, ज्यादा फसलें होती थी या बढ़िया जमाना बढ़िया होता था, तो फिर फायदा दोनों ही आपके शेयर करते थे। तो इसमें क्या है कि नफा नुकसान दोनों स्थिति में भागीदार हो जाते थे। ये थोड़ा ठीक था, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी फसल होती है चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर अकाल पड़ जाता था तो किसान की हालत खराब हो जाती थी टैक्स भरते भरते। ठीक है, तो इस प्रणाली की एक खास बात ये थी कि इस प्रणाली में क्या सिस्टम था। इस प्रणाली के अंदर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जब भी अकालिक स्थितियां आती थी तो दोनों मिल बांट कर इसका काम कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें किसान के साथ पैदावार का हिस्सा बांटना, इस प्रणाली में किसान के साथ ठीक है बांट लिया जाता था। इसे पुनः निम्न भागों में विभाजित किया गया था। अब इसे हम फिर वापस कई भागों में बांट देते हैं। जैसे सबसे पहले खेत बंटाई, ठीक है, खेत बंटाई, इसमें खेत में खड़ी फसल को ही बांट दिया जाता था। खेत में खड़ी फसल को बांट दिया जाता था। ठीक है, तो जैसे खेत में जो फसलें खड़ी है तो कह देते थे कि भाई इस फसल का एक हिस्सा राजा का और 3 हिस्से जो है वो आपके उसके हो जाएंगे, किसान के हो जाएंगे। ठीक है, तो खेत की खड़ी फसलों को बांट लिया था, इसे खेत बंटाई कहते थे। दूसरा था आपके लंक बटाई। ठीक है, और लंक बटाई में क्या होता था कि फसलें काटने के बाद फिर उसको खलिहान में ले जाते थे, जैसे अपन खाड़ू बोलते हैं, खड़ा भी बोलते हैं, वहां ले जाते थे। और अनाज की सफाई करने से पूर्व भूसा और अनाज साथ ही होते हैं, उस समय बांट लिया जाता था कि इतना मेरा इतना आपका। ठीक है, तो खेत न बांटकर अनाज सफाई से पूर्व खलिहान में बंटवारा होता था। खलिहान में अनाज को भूसे से अलग करने से पूर्व बंटवारा किया जाता था। ठीक है, तो ये बंटवारा खेत में ना होकर कहाँ होता था, खलिहान में होता था। ठीक है, और तीसरा था रास बटाई।
रास बंटाई का मतलब था कि आपके भूसे को, अनाज और भूसे को अलग करने के बाद में शुद्ध अनाज का बंटवारा करना। ठीक है, अनाज व भूसा अलग करने के बाद बंटवारा करना। ठीक है, तो 3 टाइप का बंटाई प्रणाली थी। इसे कई सारे नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये नाम भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। बंटाई प्रणाली को नस्क प्रणाली नहीं कहते थे, गला बंटाई भी कहते थे। और इसके साथ साथ इसको यूं कहिए कि और भी कई सारे नाम थे। गला होता था, एक था आपके हासिल प्रणाली, गला या हासिल, और बाहुली प्रणाली भी कहते थे इसको। ठीक है, और ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में ज़्यादा लागू थी जो सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ठीक है, यह प्रणाली प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से लागू थी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बंटाई प्रणाली। और आप ये समझिए कि सल्तनत काल के मोटे मोटे भूभाग पर यही लागू थी। ठीक है, बहुत ही बाकी क्षेत्र जितने भी थे, मसाहत और नस्क प्रणाली जो है वो थोड़े कम क्षेत्रों पे थी, ये ज्यादा क्षेत्रों पे थी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पे, जैसे हम कहेंगे मसाहत प्रणाली। ठीक है, मसाहत को हमने अलाउद्दीन में भी समझा था, और इसको हमने यूं कहिए कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक में भी समझा था, और इसको हमने सिकंदर लोदी में भी समझा था। ठीक है, मसाहत का मतलब था भूमि की पैमाइश करना, भूमि का मापन करना। भूमि मापने के बाद में फिर एक निर्धारित टैक्स तय कर दिया जाता था कि 20%, 30% इस प्रकार से आपको टैक्स देना है। ठीक है, और भूमि मापन का यह सिलसिला जो है प्राचीन भारत में भी चलता आ रहा था, तुर्क में भी चला, फारस में भी चला, और सल्तनत काल में इसका आरंभ अलाउद्दीन खिलजी करता है। ऐसे मत कहना कि भारत में इसका आरंभ कौन करता है, भारत में तो ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। भारत में ये प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन जब बात सल्तनत काल की आएगी तो सल्तनत काल में मसाहत का काम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। वो बिस्वा पद्धति, अलाई गज, मैंने कई सारी चीजें आपको पहले ही इनके रेवेन्यू जो सुधार थे, रिफॉर्म्स थे, उनमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सामान्य बातें हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश या आप इसको मापन कह सकते हो, के बाद कर निर्धारण करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह व्यवस्था प्राचीन भारत में भी चली आई, अस्तित्व में थी,
ठीक है। सल्तनत काल में इसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, गज सिकंदरी मैंने बताया था आपको याद हो तो, लोदी ने आवश्यक सुधार किए। ठीक है, तो ये भूमि की पैमाइश करके लगाया जाता था। इसमें फसलें नहीं बांटी जाती थी, बल्कि भूमि मापन के आधार पर एक कर तय कर दिया जाता था। वो कर आपके अनाज के रूप में भी वसूल किया जा सकता था और हिरण्य रूप में भी, मतलब नकद रूप में भी दिया जा सकता था। इसमें थोड़ा सा किसान को लॉस था। लॉस इस बात का था कि अगर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर वो निर्धारित टैक्स तो देना ही है, फिर कहाँ से लाके दोगे। फिर किसान यहाँ पे साहूकारों के, जमींदारों के चंगुल में फंस जाता था। फिर दास बनने जैसी स्थितियां आ जाती थी, कई बार भूमि नीलाम हो जाती थी, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं वो आ जाती थी। तो किसान के लिए ये प्रणाली ठीक भी थी और खराब भी थी। खराब इस मामले में थी कि अकाल पड़ गया तो खराब थी, अच्छी फसलें होती थी तो वो ठीक मानी जाती थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ये था मसाहत। तीसरी थी नस्क प्रणाली। मसाहत अब ये नस्क प्रणाली जो थी, ये एक प्रकार से इसको अपन कनकुत और मुक्ताई भूमि पर, कनकुत और मुक्ताई भी कहते हैं। इसमें मापन नहीं होता था बेसिकली, और इसमें ये था कि अनुमान के आधार पे तय कर लिया जाता था, एक अनुमानों के आधार पे कि कितना टैक्स देना है। तो इसमें एक अनुमान के आधार पर किसान और सम्राट के बीच में, शासक के बीच में समझौता होता था। बाकी जैसे अगर अपन देखें मसाहत वगैरह में, तो भूमि का मापन होता था, अनुमानों के आधार पे नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र थे या कोई मरुस्थलीय क्षेत्र थे या फिर कोई ज़्यादा फिजिकली टेरेंस वाले क्षेत्र हैं जहाँ भौगोलिक प्रतिकूलताएं बहुत है और टैक्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त होता और ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा कोई उपजाऊ नहीं है, या फिर कोई ऐसे बदमाश एरिया है जहाँ आदिवासी कबीले वगैरह है, जहाँ यूँ कहिए कि मार काट लड़ाइयाँ जैसी स्थितियाँ भी आती थी, तो ऐसे इलाकों में ये मोटा मोटा समझौता कर लेते थे कि भाई ठीक है, अनुमानों के आधार पे जितना दोगे उतना हम ले लेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा लिख लेते हैं। अनुमानों के आधार पर किसान व सरकार के मध्य समझौता होता था। ठीक है, तो ये 3 प्रणालियां थी। एक मिनट आप लिख लो इसको। ठीक है, इन 3 प्रणालियों के बेस पे टैक्स जो है वो वसूला जाता था। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे, लास्ट। परिचय हो गया, निर्धारण हो गया, और इस समय भूमि के कितने प्रकार थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चाहे उसमें कई सारे प्रकार थे, जैसे कुछ भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, कुछ भूमि मदद ए मास होती थी, कुछ भूमि एकताओं में दी गई थी, है ना। तो इस टाइप से कुछ भूमि के प्रकार हम लिख लेते हैं और उनमें से सबसे पहले हेडिंग देते हैं हम, और भूमि की
प्रकार। सल्तनत काल में भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार था। ठीक है, अब सल्तनत काल में भूमि कितने प्रकार की थी, एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खालसा भूमि। ठीक है, खालसा, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं पिछले क्लासेस में। हमने फिरोज शाह तुगलक के काल में भी कहा था कि खालसा भूमि कम पड़ गई थी। हमने अलाउद्दीन के काल में पढ़ा था कि खालसा भूमि काफी बढ़ा दी गई थी। तो खालसा भूमि का सीधा सा मतलब ये होता है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय नियंत्रण में हो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिनका मालिक जो है, जिनका शासन तंत्र कंप्लीटली सुल्तान के अधीन था, और वहाँ का पूरा रेवेन्यू जो है वो जो चौधरी खुद मुकदम थे वो वसूल करके पूरा 100% किसको देते थे, अपने खर्चे निकाल के, वो सारा का सारा सुल्तान के पास में जाता था। ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। तो खालसा भूमि पे कोई प्रांतपति नहीं होता था, खालसा भूमि के ऊपर कोई वली या गवर्नर नहीं होता था। खालसा भूमि सीधे तौर पे सुल्तान के नियंत्रण में आती थी, वो उसकी एक शासकीय भूमि आप कह सकते हो। इसी खालसा भूमि से वो दान भी देते थे। इसी खालसा भूमि को वो जैसे कोई मदद मास के रूप में देना है, गरीबों को देना है दान में, या फिर कोई धार्मिक व्यक्तियों को देना है, वक्फ के रूप में देना है, या पुरस्कार स्वरूप इनाम के रूप में देना है ना, या आपके पेंशन के रूप में देना है, इमदाद के रूप में देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी अनुदान वगैरह होते थे वो खालसा भूमि के रूप में किए जाते थे। इवन जो वेतन स्वरूप जागीरें दी जाती थी वो भी खालसा भूमि से दी जाती थी। तो इस तरह से खालसा भूमि एक यूं कहिए कि सीधे तौर पे सुल्तान के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी। हमने अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था उस समय कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी मदद मास दी गई थी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, चाहे वो वक्फ के रूप में हो, चाहे वो इनाम के रूप में हो, है ना, तो उन सारी मदद मास को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने वंशानुगत अधिकार वहां पे स्थापित कर दिए थे। क्योंकि मदद में जो भूमि दी जाती थी ना, वो एक समय बाद में वंशानुगत अधिकारों वाली हो जाती थी। जैसे मान लो कि मुझे राज्य ने मेरी वीरता या मेरे कार्यों के से प्रसन्न होकर मुझे सरकार ने कोई भूमि अनुदान दिया, तो मेरी संतान और उसके बाद की संतान होगी, तब तक वो भूमि उनकी मदद के रूप में नहीं जानी जाएगी, बल्कि वंशानुगत अधिकारों वाली हो जाएगी। इस समय यही स्थिति हुई थी कि अलाउद्दीन के काल में अलाउद्दीन ने ऐसी सारी वंशानुगत मदद मास को वापस हड़प लिया था। इसलिए हम कहते हैं कि इस काल में मदद मास को हड़पने के कारण खालसा भूमि का सबसे अधिक विस्तार अलाउद्दीन के काल में हुआ था। फिर वापस हम ये भी देखते हैं कि जब गियासुद्दीन तुगलक आया तो उसने वापस अपना विशाल हृदय दिखाते हुए वो मदद वास वापस लौटा दी थी। और फिरोज शाह तुगलक ने तो आपके वेतन के रूप में जागीरें देनी शुरू कर दी थी, तो खालसा भूमि कम होती गई। ठीक है, तो सबसे कम खालसा भूमि का काल देखते हैं तो तुगलक काल में खालसा काफी कम हो गई थी, सबसे अधिक अलाउद्दीन के काल में थी। तो जितनी खालसा भूमि अधिक होती थी उतना ही उस शासक के लिए बढ़िया माना जाता था। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं खालसा भूमि के बारे में, तो आप इसको हेडिंग दो। ठीक है, ऐसी भूमि जो प्रत्यक्षतः शासक के नियंत्रण में थी,
खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। और खास बात क्या थी कि इसके राजस्व का 100% राजस्व का 100% केंद्रीय कोष में जाता था। कहां जाता था? केंद्रीय कोष में जाता था। राजस्व वसूलने का कार्य वही खुद मुकदम करते थे। राजस्व वसूलने का कार्य ठीक है, खुद मुकदम करते थे, जिसे आमिल के पास जमा करवा दिया जाता था। ठीक है, तो खुद और मुकदम किसानों से टैक्स वसूल करने के बाद किसके पास जमा करवा देते थे? आमिल के पास करवा देते थे। ये खालसा भूमि की खास बात होती थी। जिस शासक के पास में खालसा भूमि अधिक होती थी, वो शासक एक प्रकार से आत्मनिर्भर शासक होता था, किसी पर निर्भर शासक नहीं होता था। ये सबसे बड़ी बात थी इसमें। अगर अपन इसका इतिहास देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए, तो हमें बरनी से पहले इसका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। बरनी पहली बार इस खालसा भूमि का एक व्यवस्थित विवरण देता है। हालांकि सिराज भी लिखता है, बट बरनी व्यवस्थित विवरण हमें देता है खालसा भूमि का सारा का सारा। ठीक है, तो बरनी इसका विवरण देता है। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक थी। उसके बाद में गयासुद्दीन ने खालसा भूमि को थोड़ा कम कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में भी खालसा भूमि जो है वो कम हो गई थी। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखते हैं कि आरंभिक सुल्तानों ने या तुर्क आरंभिक सल्तनत के शासकों ने के काल का खालसा भूमि का विवरण हमें प्राप्त नहीं होता, का व्यवस्थित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। व्यवस्थित विवरण व्यवस्थित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक है, यद्यपि भटिंडा है ना, ग्वालियर, भटिंडा, तबर हिंद, ये इनकी आरंभिक खालसा भूमि क्षेत्र रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के। यद्यपि भटिंडा, ग्वालियर आरंभ के खालसा भूमि क्षेत्र अवश्य रहे थे। ठीक है, अवश्य रहे थे। हाँ, एक तो ये हो गया। एक थोड़ा सा दो एक बिंदु और देख लेते हैं। पहली बार बर्नी ने बलबन के काल की खालसा भूमि का हमें विवरण दिया है।
ठीक है। और मदद ए मास को वापस वसूलने के कारण अलाउद्दीन के काल में यूं कहिए कि खालसा भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक हुआ था। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। अलाउद्दीन ने, ये मदद ए मास क्या है ये मैं अगले पॉइंट में समझाता हूं। मदद ए मास के वंशानुगत अधिकार छीन लिए थे। इस कारण इस काल में खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, क्योंकि जो भूमि अनुदान में दी गई थी वो भूमि जब वापस ले ली गई अलाउद्दीन के द्वारा, तो फिर खालसा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया और आगे गयासुद्दीन तुगलक ने ये भूमि वापस मदद ए मास के रूप में दे दी गई, तो खालसा भूमि का क्षेत्रफल घट गया और फिरोज शाह तुगलक के काल में तो और भी ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने यह अनुदान पुनः दिए थे। जिस कारण खालसा क्षेत्रफल घट गया। का क्षेत्रफल घट गया था। बाकी अगर आप हम अपनी जो क्लास है भी उसकी फिरोज शाह तुगलक की वगैरह देखोगे तो सारी चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम लाइन और लिख लेते हैं। एफएसटी के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में खालसा क्षेत्र और कम हो गया था। जितना खालसा क्षेत्र कम होता था ना, उतना ही राजा की निर्भरता जो है वो सामंतों पर बढ़ जाती थी, क्योंकि उसके आय के स्रोत कम हो जाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी। ठीक है, तो ये सल्तनत कालीन भूमि के वर्गीकरण में पहला था खालसा भूमि। अब मैं लिखता हूं, एक मिनट आप इसको लिख लो। दूसरा जो आएगा वो आएगा आपकी मदद ए मास के रूप में। ठीक है, मदद ए मास, मदद ए मास ये अनुदान प्राप्त भूमि थी जो राजा जो है वो विभिन्न वर्गों को दान देता था। ठीक है, तो राजा द्वारा विभिन्न वर्गों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? मदद ए मास। सुल्तान द्वारा दान में दी गई भूमि मदद ए मास कहलाती थी। ठीक है, दान में दी गई भूमि मदद ए मास कहलाती थी और यह कर मुक्त होती थी। इसके ऊपर सुल्तान कोई टैक्स वगैरह न लागू करता था न टैक्स लेता था। भाई अनुदान में दी गई भूमि पे क्या ही टैक्स लेगा। ठीक है, यह कर मुक्त होती थी। यह भूमि कैसी होती थी? कर मुक्त होती थी। एक मिनट, यह भूमि
कर मुक्त होती थी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब ये मदद मास लंबे समय तक रहती थी तो वंशानुगत अधिकारों पर आ जाती थी। जैसे मान लो कि मेरे को या मेरे दादाजी को किसी ने अगर मदद मास के रूप में भूमि आवंटित की थी तो मेरे तक आते आते मेरे पास उसके वंशानुगत अधिकार हो जाते थे। ठीक है। अलाउद्दीन ने फिर अगर अलाउद्दीन शासक होता और मेरे से वो मदद मास छीन लेता, मतलब वंशानुअधिकार समाप्त कर देता, तो उसकी खालसा भूमि में वृद्धि हो जाती और मदद मास में कमी हो जाती। तो ये जितने अधिक होते थे मदद मास, उतना ही खालसा भूमि क्षेत्र कम पड़ जाता था। और जितना आपके इसको कम करते थे उतना ही खालसा भूमि क्षेत्र बढ़ जाता था, क्योंकि मदद मास जो है वो हमेशा खालसा भूमि क्षेत्र से दिए जाते थे। ठीक है। तो कर मुक्त होती थी। यह भूमि दीर्घकाल के बाद वंशानुगत हो जाती थी। ठीक है, हो जाती थी। तो अलाउद्दीन ने ऐसे ही वंशानुगत अधिकार जो है वो समाप्त किए थे। तो पहले तो नहीं होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन 2-3 पीढ़ियों के बाद में हो ही जाती थी। इसकी पुनः कई श्रेणियां थी। इसकी पुनः कई श्रेणियां थी। ठीक है। अब कई सारी श्रेणियां थी, जैसे शिक्षा विभाग को दी जाती थी, धर्म के लिए दी जाती थी, इसके अलावा किसी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पेंशन के रूप में भी दी जाती थी। तो विभिन्न रूपों में ये अनुदान जो है वो आपके भूमि के रूप में दिए जाते थे। जैसे अगर मैं एक एक का नाम लूं तो सबसे पहले जैसे मिल्क था, तो मिल्कियत मतलब राजा द्वारा प्रदत्त मिल्क। किस हेतु? राजा द्वारा किसी रूप में, अगर राजा ने कोई अनुदान दिया है किसी वीरता को लेके या फिर किसी भी रूप में दिया है, तो मिल्कियत। अपन कई बार आज भी गांव में ये शब्द चलता है कि तेरी कौन सी तेरी ये मिल्कियत है। मिल्कियत मतलब एक प्रकार से अधिकार युक्त भूमि। ठीक है। दूसरा होता है वक्फ। वक्फ बोर्ड आज भी आपको पता होगा कि मुसलमानों के जितने भी मदरसे वगैरह है वो सारे के सारे वक्फ कहलाते हैं। ठीक है। वक्फ, वक्फ का मेन मोटो क्या होता है? धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनुदान। के विकास, क्योंकि जो मदरसे हैं बेसिकली उनमें शिक्षा भी दी जाती है और धर्म का काम भी होता है, तो उनको जो अनुदान दिया जाता है उसे वक्फ कहा जाता है। आज भी भारत में वक्फ बोर्ड अवस्थित हैं, आपको ठीक से पता होगा, जो इन मदरसों का अनुदानों का संचालन करता है। ठीक है। तो ये दो। तीसरा हो गया आपके यूं कहिए कि इनाम के रूप में, पेंशन के रूप में जैसे आप कह सकते हो, तो उसको इनाम कह सकते हो, पेंशन कह सकते हो, इसे इदरत भी कहते थे, तो उस रूप में भी दी जाती थी। इदरत या इनाम। ठीक है। ये पेंशन या सेवा से प्रसन्न होकर सेवा हेतु, ठीक है, दी जाती थी। तो धर्म वगैरह विभिन्न सारे कार्यों के लिए जो अनुदान दिए जाते थे, ये भूमि क्या कहलाती थी? मददे मास कहलाती थी। ठीक है। तो ये सारे अनुदान बेसिकली मिलते किसको थे? देखिए, ये उलेमाओं को मिलते थे। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो मौलवी थे, धार्मिक लोग जैसे हम कह सकते हैं, धार्मिक लोग थे, विद्वान लोग थे। ठीक है। और इसके अलावा आपके विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, मदरसे वगैरह, धार्मिक संस्थाएं, निसहाय गरीब लोगों को भी दी जाया, निसहाय को प्रदत्त।
सूफी संतों को भी कई बार दिए जाते थे, जैसे शेख रुकनुद्दीन को 100 गांव दिए थे, ऐसा इब्न बतूता लिखता है। सूफी संत धार्मिक लोगों में आ जाते हैं, ऐसे करके आप ऐसे नोट डाल सकते हो। शेख रुकनुद्दीन को 100 गांव अनुदान में दिए। तो इस प्रकार से दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? मददेमास। ठीक है, ये ज्यादा होना राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता था, क्योंकि यहां से कोई टैक्स तो मिलता नहीं था, और खालसा भूमि का क्षेत्रफल भी कैसा हो जाता? कम हो जाता था। इसलिए मददेमास कम मात्रा में दी जाती थी। और आप एक चीज ध्यान रखना कि जिन जिन शासकों का खालसा भूमि क्षेत्र अधिक था उनका मददेमास कम था, और जिनका मददेमास अधिक था उनका खालसा भूमि क्षेत्र कम होता था। तो ये दूसरे प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमि थी। आप इसको लिखिए, मैं तीसरे प्रकार पे आता हूं। तीसरा था आपके एकता भूमि। ठीक है, इस पे मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एकता वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो प्रांतों के रूप में दे दी जाती थी, प्रांतपतियों को, एकतादारों को टैक्स वसूल करके वो आपके सुल्तान तक पहुंचा देते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अपने को लिखना नहीं, इसकी पूरी क्लास आगे हो चुकी है। रणा का भूमि। अब हिंदू राजा जितने भी थे उनके अधीन कई सारे सामंत और जमींदार होते थे, और जो राजाओं को नियमित रूप से टैक्स भेजते थे उस क्षेत्र को रणा का भूमि कहते हैं। इसमें भी सुल्तान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, हिंदू राजाओं के अधीन कई सामंत या जमींदार या रावत, ठाकुर, जितने भी आप छोटे मोटे राजा होते थे, जो कि राजा को प्रतिवर्ष नजराना भेजते थे। राजा को प्रतिवर्ष कर भेजते थे, ठीक है, इस प्रकार की भूमि को रणा का कहते थे। इस प्रकार की भूमि को क्या कहते थे? रणा का कहते थे। तो ये 4 टाइप की भूमि थी मुख्य रूप से, और भी कई सारे रूप थे, बट इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और एक अन्य करके और लिख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन अन्य भूमि में एक मवास रह गया है, एक खिदमती रह गया है। ठीक है, खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा पराजित भारतीय राजाओं द्वारा दिया गया कर, तो इसलिए इसको खिदमती भूमि भी कहते थे। और खिदमत एक टाइप से नजराना होता था, अगर कोई राजा हार जाता था तो वो खिदमती पेश करता था। आता है ना, खिदमत में पेश है, तो हारे हुए राजा जो सुल्तानों को भेजते थे उसे अपन खिदमत बोलते हैं, और उसे खिदमती भूमि कहते हैं। एक मवास क्षेत्र होता था जो काफी उपद्रवी क्षेत्र होते थे, और वहां पे लड़ाई झगड़े, यूं कहिए कि बल प्रयोग के द्वारा टैक्स वसूल किए जाते थे, तो ऐसी भूमि को मवास भूमि कहते हैं। ठीक है, मवास भूमि, बल प्रयोग द्वारा कर वसूलने वाले क्षेत्र,
द्वारा कर वसूलने वाले भूमि क्षेत्र, ये था आपके मवास भूमि। और ये टॉपिक यहीं राजस्व प्रशासन पूरा हो जाता है। आगे देखता हूं क्या शेष बचा है। राजस्व के अनेक स्रोत थे, 4 कर हो गए, भू राजस्व हो गया, और एक मैं चाहता हूं एक और लिख लेता हूं, अन्य करके, है ना। अन्य करके एक और लिख लेते हैं, तो इसमें कुछ और बच जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अन्य में जैसे क्या शेष रह गए, अन्य में इतना अब शेष कुछ रहा नहीं वैसे, फिर भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। खिदमती आ गया, 1 मिनट। लंक पट्टाई, ये तो नहीं होगा। नस्क प्रणाली वाला भी नहीं। उल्लेमा, चुंगी एक लिख लेते हैं हम। ये निर्धारित टैक्स तो नहीं था, लेकिन रास्तों पर एक प्रकार से कर लिया जाता था। बाकी आयात कर होता था, ठीक है, ये भी रास्तों पर लिया जाता था। और 2.5% आपको पता होगा कि वस्तुओं पर, और 5% घोड़ों पर MBT ने लगाया था। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार, आपको याद हो तो। 2.5% वस्तुओं पर और 5% घोड़ों पर, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, चुंगी हो गई, जैसे मुकुस कहते थे, आयात कर हो गया। और एक आपके और था, अगर कोई शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसकी संपत्ति ले ली जाती थी, जिससे तरकात कहते थे। तो एक तरकात और हो जाएगा। ठीक है, बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु होने पर जब्त संपत्ति। ठीक है, तो ये आपके राजस्व के कुछ और स्रोत भी थे। ये था राजस्व प्रशासन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।